हाँ जी, पार्ट 3 में स्वागत है आप लोगों का। और थैंक यू, आपने पहले 2 पार्ट्स को बहुत प्यार दिया। और ये कौन कह रहा है कि इतना तो मैं पढ़ाया नहीं जितना आपने रिवाइज करा दिया। कोई बात नहीं, अब आप एंजॉय करो। इस पार्ट में हम लोग जो है कोशिश करेंगे बैंक ऑडिट को खत्म कर दें। अब बात करते हैं हम लोग बैंक ऑडिट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है मित्रों? फ़ोन ज़रा साइलेंट पर डाल दूँ, नहीं तो तुम्हारी भाभी का फ़ोन आ जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर का निक नेम क्या है? घर का नाम डीपी। अच्छा जी, डीपी के साथ साथ याद रखिएगा ये किसके साथ, कौन सी तरह की लोन फैसिलिटी के साथ ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये वर्ड, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैश क्रेडिट फैसिलिटी के साथ इसको एसोसिएट किया जाता है। ड्राइंग पावर है क्या? वो लिमिट, जिस लिमिट तक बैंक का जो क्लाइंट है, बैंक का जो कस्टमर है, वो अमाउंट जो विड्रॉ कर सकता है, वो होती है हमारे पास क्या? ड्राइंग पावर। याद रखिएगा सैंक्शन लिमिट से अलग होती है। सैंक्शन लिमिट का मतलब होता है टोटल एक्सपोजर जो एक बैंक एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए लेता है, उसे बोलते हैं सैंक्शन लिमिट। लेकिन उस सैंक्शन लिमिट में से कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है कस्टमर, उसे बोलते हैं ड्राइंग पावर। ड्राइंग पावर निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेस मार्जिन स्पेशल फोकस ऑन क्रेडिटर। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेस मार्जिन एंड स्पेशल फोकस ऑन व्हाट? क्रेडिटर। तो सबसे पहले आपकी जो प्राइमरी सिक्योरिटी है उसमें से हम लोग मार्जिन माइनस कर देते हैं। सारी बातें मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिकली भी बताई है कि कैसे होता है, अब रिवाइज कर लीजिए। तो प्राइमरी सिक्योरिटी में से मार्जिन माइनस कर देते हैं। और याद रखिएगा आपका हर अकाउंट जो है इट शुड बी विद इन द ड्राइंग पावर एंड सैंक्शन लिमिट एट ऑल दी टाइम्स। अगर आपका कोई भी अमाउंट जो है वो ड्राइंग पावर या सैंक्शन लिमिट से ऊपर गया है, किसी से भी ऊपर गया है, तो भाई साहब उसको हम लोग क्या मानेंगे? इरेगुलर बोल देंगे। और अदरवाइज इरेगुलर शुड बी, इरेगुलर तो हो ही जाएगा। एंड ब्रॉट टू दी नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट एंड हेड ऑफिस रेगुलरली, राइट। तो हम लोग उसको जो है नोटिस में लेके आएंगे मैनेजमेंट और हेड ऑफिस के एज सुन एज पॉसिबल। ये बैंकर्स का काम है, ब्रांचेस का काम है। लीजिए, अब आपकी जो ड्राइंग्स है दे शुड बी कवर्ड बाय दी करंट एसेट्स, राइट। करंट एसेट्स से कवर हो इसलिए करंट स्टॉक स्टेटमेंट हमें लेनी चाहिए। लेकिन जो बड़े बोरोज होते हैं उनके केस में आपको थोड़ा सा सहूलियत दिया गया और बोल दिया गया कि ओके, इट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स। द स्टॉक स्टेटमेंट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स। फिर से बोलता हूं, आपकी ड्राइंग्स एडिक्वेसी ऑफ करंट एसेट से कवर होनी चाहिए, उसके लिए करंट स्टॉक स्टेटमेंट चाहिए। लेकिन लार्ज बोरोवर्स की जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है स्टॉक स्टेटमेंट एकदम करंट रखने में, तो उनके लिए बोल दिया गया कि ओके, शुड नॉट बी ओल्डर देन व्हाट? 3 मंथ्स। अगर 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड हुई स्टेटमेंट तो उसे इरेगुलर मान लेंगे अकाउंट को। ऑडिटर का कंसर्न क्या है? ऑडिटर का कंसर्न है जो स्टॉक स्टेटमेंट है, क्वार्टरली रिटर्न है, हम उसको अच्छे से स्क्रूटनाइज करेंगे। जो भी बेसिकली बोरोवर की स्टॉक स्टेटमेंट आई है, क्वार्टरली रिटर्न आई है, अदर स्टेटमेंट आई है, हम लोग उसको स्क्रूटनाइज करेंगे। हम एनुअल रिपोर्ट जो सबमिट करता है बोरोवर उसको भी स्क्रूटनाइज करेंगे। और जो उसकी ऑडिटेड स्टेटमेंट है और बाकी जो उसने रिकॉर्ड सबमिट किए थे, हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर कोई डेविएशन आएगी तो फिर हम उसका रीजन ढूंढेंगे। देखो इसमें से क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन देखो जरा। सजेस्टेड आंसर दिसंबर 2021, 4 नंबर। आपको 4 पॉइंट उठा के दे दिए ड्राइंग पावर के बारे में और बोला गया कि बताओ जी बताओ, इन पे जरा कमेंट कर दो, राइट। अब आप ये देखो, बैंक का ड्यूटी क्या थी? हमेशा करंट एसेट से कवर हो। वर्किंग कैपिटल अकाउंट कवर्ड बाय एडिक्वेसी ऑफ करंट एसेट। ड्राइंग पावर हमने करंट स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे निकालनी है। लेकिन बड़े बड़े लोगों के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टॉक स्टेटमेंट शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स, इतनी हमने रियायत दे दी है। ओके, और याद रखिए द आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट बेस्ड ऑन ड्राइंग पावर कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टॉक स्टेटमेंट ओल्डर देन 3 मंथ्स विल बी डीम्ड टू बी इरेगुलर। यही 4 पॉइंट अभी हमने पढ़े। ऐसी ऑडिटर कंसर्न, ऑडिटर कंसर्न क्या है? जो भी स्टॉक स्टेटमेंट, क्वार्टरली रिटर्न, अदर स्टेटमेंट सबमिट कर रहा है बोरोवर, उसकी स्क्रूटनी करेंगे। जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करी है बोरोवर ने, उसकी स्क्रूटनी करेंगे। जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करी है और जो बाकी रिकॉर्ड सबमिट करें उसको कंपेयर करेंगे और रीजन फॉर डेविएशन ढूंढेंगे। ऐसे आएंगे बेटा नंबर। तभी मैं आपको ये पॉइंट्स बार बार क्या करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ बोल बोल के। आइए देन कंप्यूटेशन ऑफ डीपी। कंप्यूटेशन ऑफ डीपी में देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली बात लिखी होगी। हमें क्या देखना है कि ड्राइंग पावर इज कैलकुलेटेड एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स भी जो है उस पर एग्री कर रहे हो। सो कंप्यूटेशन ऑफ डीपी में पहला पॉइंट कि भाई साहब आपकी ड्राइंग पावर जो है वो कैलकुलेट की गई हो एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक। एंड साथ साथ में उस पर कौन एग्री करता हो? उस पर साहब आपके ऑडिटर्स, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो है वो भी एग्री करते हो। स्पेशल कंसिडरेशन देनी है टू प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ क्रेडिटर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ड्राइंग पावर, क्योंकि हो सकता है भाई डेटर्स बहुत सारे हो लेकिन क्रेडिटर्स भी बहुत सारे हो। इस पर मैंने काफी डिस्कशन किया था क्लास में। तो 2 ही बातें बस, कंप्यूटेशन ऑफ डीपी में 2 ही बातें। नंबर 1, ड्राइंग पावर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक कैलकुलेट होना चाहिए एंड इट शुड बी एग्रीड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। नंबर 2, स्पेशल कंसिडरेशन रखनी है हमने किसके ऊपर? प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ क्रेडिटर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग ड्राइंग पावर। आइए देन आते हैं हम लोग स्टॉक ऑडिट पे। अब स्टॉक ऑडिट पे जरा ध्यान से देखिए, यहां पे एक डाउट है भाई, आईसीए क्या चाहता है मुझे नहीं पता। अभी लेटेस्ट मेरे को समझ आया है, मैंने देखा है एक मॉक टेस्ट के अंदर गलती से, अब गलती से बोलूं या सही बोलूं, यहां पे आईसीए ने 15 करोड़ लिख दिया है।
वो मैं आपको दिखा भी दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि भाई साहब स्टॉक ऑडिट हर उस अकाउंट के केस में होगा जिसका फंडेड एक्सपोजर जो है 15 करोड़ से ज़्यादा है। ए, ऑडिटर चाहे तो एडवाइस कर सकते हैं अदर केसेस में भी स्टॉक ऑडिट के लिए। बी, फिर से हर उस अकाउंट का स्टॉक ऑडिट होगा जिसका फंडेड एक्सपोजर 15 करोड़ से ज़्यादा है। ए, बी, ऑडिटर चाहे तो बाकियों के केस में स्टॉक ऑडिट जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं। देन ब्रांच को क्या करना है, स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट लेनी है लीड बैंक से। ये कब की बात हो रही है, कंसोर्टियम की बात हो रही है। जब आपने कंसोर्टियम में लोन दिया है तो ब्रांचेस जो हैं, अगर आपका बैंक खुद का बैंक लीडर नहीं है तो आपकी जो ब्रांच है, आपके बैंक की जो ब्रांच है वो क्या करेगी, वो लीड बैंक से जो है वो स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकती है। सो सी पॉइंट क्या हो गया, ब्रांच कहां से करेगी स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन, ब्रांच जो है वो लीड बैंक से ऑब्टेन करेगी इफ द बैंक इज नॉट द लीडर ऑफ द कंसोर्टियम of the working capital. Okay, then report submitted by the stock auditor should be reviewed. जो भी रिपोर्ट सबमिट होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, रिव्यू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंड स्पेशल फोकस शुड बी गिवन ऑन कमेंट्स मेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी रिपोर्ट सबमिट करी है स्टॉक ऑडिट की उस पे उसको रिव्यू करना है और स्पेशल फोकस रखना है कमेंट्स ऑफ द स्टॉक ऑडिटर पे, स्पेसिफिकली जो वैल्यूएशन से रिलेटेड और ड्राइंग पावर से रिलेटेड कमेंट्स करे होंगे ऑडिटर ने अगर कोई तो, राइट। तो स्टॉक ऑडिट में 4 बातें, 15 करोड़ से ऊपर का फंडेड एक्सपोजर है, स्टॉक ऑडिट करवाओ। ऑडिटर बाकी केसेस में भी सजेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक ऑडिट करवाओ। स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट आप लीड बैंक से ले सकते हैं अगर आपका बैंक लीडर नहीं है। अच्छा, जब रिपोर्ट आ जाए स्टॉक ऑडिटर की तो उसको रिव्यू करना है और साथ साथ में स्पेशल फोकस रखना है जो भी स्टॉक ऑडिटर ने कमेंट्स करे होंगे वैल्यूएशन पे और कैलकुलेशन ऑफ ड्राइंग पावर पे। खत्म, राइट। ये लीजिए, ये हमारा स्टॉक ऑडिट वाली बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब हमारे पास ड्राइंग पावर के बाद हम लोग थोड़ा सा उल्टा चलेंगे और भाई साहब क्या करने की कोशिश करेंगे, ऑडिट ऑफ एडवांसेस को कवर करेंगे अपने लिए। आ जाओ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा भी देता हूं जो बात मैं आपसे कह रहा था। ये है आपका मॉक टेस्ट पेपर 2 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। इसमें अगर आप लोग आएंगे और क्वेश्चन नंबर 6 का बी देखेंगे, बेसिकली आंसर देखेंगे, तो वो कंप्यूटेशन ऑफ ड्राइंग पावर पे आया हुआ है, उसमें यही 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। और स्टॉक ऑडिट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे 15 करोड़ रुपए लिखा हुआ है। मैंने सच बताऊं तो मुझे 15 करोड़ 5 करोड़ दोनों ही लिमिट सही नहीं लगती। अब सवाल ये है कि एग्जाम में क्या लिख के आए, तो मैं तो लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर के हिसाब से जाना चाहूँगा और 15 करोड़ लिखवाना चाहूँगा। ओके, अब बात करते हैं ऑडिट ऑफ एडवांसेस की। चलिए जी, अब हम लोग बात करते हैं ऑडिट ऑफ एडवांसेस की। देखिए, पहले पुरानी वाली बात है, एडवांसेस जो है वो मेजर पार्ट है। बहुत सारे तरह के बोरोवर्स हो सकते हैं जिन्होंने बहुत सारे वैरायटी के क्या ले रखे हो सकते हैं, लोन्स ले रखे हो सकते हैं। बेसिकली बैंक ने उनको बहुत सारे तरह के एडवांसेस दे रखे हो सकते हैं, राइट। एडवांसेस मेजर पार्ट है, बहुत सारे कस्टमर हैं, बहुत सारे वैरायटी के एडवांसेस होते हैं। अब ऑडिट ऑफ एडवांसेस में किन बातों पर अपने ध्यान रखें, 9 के 9 पॉइंट्स आपको याद करा दूंगा। एडवांसेस अगर देखा जाए तो बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए वो एसेट साइड पे आने वाली चीज़ है, और एसेट साइड पे आने वाली चीज़ है मतलब अकाउंट बैलेंस है। अकाउंट बैलेंस के लिए ऑडिटर क्या चेक करता है, ERCV। देख लो बेटा, अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। ERCV नंबर 1 कि भाई साहब वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, राइट, बैंक के नाम पे है कि नहीं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कोई अनरिकॉर्डेड तो नहीं रह गया, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन प्रॉपर है या नहीं है, कम ऑन, स्टेटेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एडवांसेस एप्रोप्रिएट एंड प्रॉपर्ली अप्लाइड एंड दैट रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस रिकॉग्नाइज्ड इन देयर वैल्यूएशन। ERCV हो गया। ERCV के बाद भाई साहब डॉक्यूमेंटेशन, हर एडवांस के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो लोन डॉक्यूमेंटेशन हो या और किसी तरह के कागज हो, वो पूरे होने चाहिए। देन उसके बाद एप्रोप्रिएट प्रोविजन बनाना है एज पर दी RBI नॉर्म्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बताओ, एडवांस का टॉपिक आए बैंक ऑडिट में और एप्रोप्रिएट प्रोविजन ना है, कैसी कैसी बातें करते हो। तो ERCV, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोविजंस। उसके बाद जरा देखिए प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। मैंने आपको कितनी बार सिखाया प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, ICA ने अलग कैटेगरी बना रखी है, नहीं तो भाई साहब वैसे तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अपने आप में अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन में एक असेशन होती है ना। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, IC और एनालिटिकल प्रोसीजर, खत्म। 9 पॉइंट्स खत्म कर दिए, ERCV, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोविजन, 6 तो यही हो गए, 6 तो यही हो गए। उसका प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, इंटरनल कंट्रोल, एनालिटिकल प्रोसीजर। चलो बेटा आगे चलते हैं। अब उसके बाद ये है कुछ ज़बरदस्ती की बातें। देखिए, ये पॉइंट्स आपने मेरे साथ पहले भी पढ़े हुए हैं। सब्सटैंटिव प्रोसीजर के लिए हम लोग सारे लार्ज एडवांसेस को सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी सबको सैम्पलिंग बेसिस पे चेक करने वाले हैं, राइट। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम अकाउंट है तो हम लोग उसको डिटेल में चेक करने वाले हैं, अनलेस द अमाउंट इज इनसिग्निफिकेंट। ये सेम लाइन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, राइट। और ऐसे एडवांसेस जो ड्यूरिंग द ईयर सैंक्शन हुए हैं, जिसपे एडवर्स कमेंट कर दिया है RBI ने, कॉन्करेंट ऑडिटर ने, बैंक की इंटरनल इंस्पेक्शन टीम ने, उनको हम लोग डिटेल में जो है वो चेक करने वाले हैं। लीजिए, अब ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन कर सकता है, स्टडी और इवैल्यूएट करेगा वो इंटरनल कंट्रोल को, और ये वाले प्रोसीजर जो है वो लगाएगा।
पहली बात, रिकॉर्डेड अमाउंट्स को मेरे हिसाब से ज़बरदस्ती का टॉपिक है, क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, जिस क्वेश्चन में ये आंसर लिखा हो लिख के आ जाइएगा। अदरवाइज हमने ऑडिट ऑफ एडवांस के जो ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिए हैं, बट कोई बात नहीं। तो अगर ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है तो वो आईसी को इवैल्यूएट करेगा और ये सारी एक्टिविटीज़ करेगा। अब ये सारी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी अमाउंट्स रिकॉर्डेड है उनकी वैलिडिटी को चेक करेगा, डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेगा, राइट, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट चेक करेगा। तो इसको ऐसे पकड़िए आप लोग, अमाउंट मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, इधर लीजिए, ये लीजिए, अमाउंट, डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशन। हाँ जी, अमाउंट, डॉक्यूमेंटेशन, ऑपरेशन। फिर उसके बाद सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की एग्जिस्टेंस, एनफोर्सेबिलिटी, यानी हमारे पास कितना हक है उस सिक्योरिटी से पैसा निकालने का, और उसकी वैल्यूएशन। ADOS, आजकल गाड़ियों में आ रहा है अडास, हम लगा रहे हैं अडोस, बैंक के लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के लिए लगा रहे हैं अडोस, और साथ साथ में देखना है भाई RBI के नॉर्म्स, एंड फाइनली एनालिटिकल प्रोसीजर। कंप्लीटली जबरदस्ती का टॉपिक जिसे बोलते हैं वो है, बट याद रखिएगा ऑडिटर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कैसे इकट्ठे कर सकता है, इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करके। अडोस सिस्टम से वो RBI जाएगा जहां वो एनालिटिकल प्रोसेस लगाएगा। अडोस क्या है, अडोस में सबसे पहले आगे आपका अमाउंट, फिर आगे डॉक्यूमेंटेशन, फिर आगे ऑपरेशन, फिर आगे सिक्योरिटी, फिर RBI, और फिर आपका एनालिटिकल प्रोसीजर। जय माता दी। आ जाओ जी, अब बात करते हैं जो एडवांसेस के ऊपर इंटरनल कंट्रोल है, हम लोग उसे कैसे जो है वो इवैल्यूएट करने वाले हैं। अच्छा मुझे बताइए, हम लोग एडवांसेस के ऊपर के इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करके करेंगे क्या? अरे भाई हम लोग अपना NETO सब्सटेंटिव प्रोसीजर डिसाइड कर लेंगे। ये देखिए जरा, द ऑडिटर शुड एग्जामिन एफिशिएंसी बोल लीजिए, एफिकेसी बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए। ओके, एफिकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल हम लोग अगर पता लगा लें तो हम NETO सब्सटेंटिव प्रोसीजर जो है पता लगा सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। CDCS, मेरे साथ बोल लो, CDCS, क्रेडिट वर्दीनेस एंड सैंक्शन का इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे कि भाई लोन देने से पहले क्रेडिट वर्दीनेस चेक होती है कि नहीं, और जितने भी लोन दिए जा रहे हैं वो अप्रोप्रिएटली अप्रूव्ड है, सैंक्शन है या नहीं। देन CD बोले तो डॉक्यूमेंट, सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास होने चाहिए, जिस भी पार्टी को हम लोग एडवांस दे रहे हैं उससे जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं हमारे पास होने चाहिए। कंप्लाइंस में क्या है कि भाई जो टर्म्स थे, जिस टर्म्स पे लोन दिया गया था वो कंप्लाई हो रहे हैं, और एंड यूज ऑफ फंड जो है वो भी वही हो रहा है जो हमसे सैंक्शन लेटर में हमने लिखा था। तो CDCS, क्रेडिट वर्दीनेस, डॉक्यूमेंट्स, कंप्लाइंस, सफिशिएंट मार्जिन, चार तो याद हो ही जाते हैं। CDCS, एक एस नहीं, SSC, वाह, CDCS, कितने सारे याद हो गए, CDCS, SSC, राइट। तो पहले सबसे पहले C हमारे पास क्या था, क्रेडिट वर्दीनेस एंड सैंक्शन, डॉक्यूमेंट्स, कंप्लाइंस, उसके बाद आगे सफिशिएंट मार्जिन। फिर SS और सिक्योरिटी ओनरशिप, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, अगर सिक्योरिटी आपको दी थी शेयर, डिबेंचर या और किसी इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में, तो उसकी ओनरशिप जो है बैंक के नाम पे ट्रांसफर हो जानी चाहिए, और साथ साथ में याद रखना है कि भाई साहब उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो भी बैंक अच्छे से रिटेन करके रखे। सिक्योरिटी ओनरशिप, सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन, अगर ऐसी सिक्योरिटी थी मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, जिसका रजिस्ट्रेशन होना था तो बैंक के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, या फिर बैंक के पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिससे बैंक को टाइटल मिल जाए। कंटेंट ऑफ द पैकेज, SSC, तो SSC अगर आप ध्यान से याद करें, SSC ये सारे ही सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। एक था हमारा सिक्योरिटी का रजिस्ट्रेशन, एक था हमारा सिक्योरिटी की ओनरशिप, एक था रजिस्ट्रेशन, एक था कंटेंट ऑफ द पैकेज। अब ये कंटेंट ऑफ द पैकेज का क्या मतलब है, देखिए बैंक को गुड्स हाइपोथिकेट किए गए, वो बॉक्स के अंदर थे, तो भैया बॉक्स जो है वो खोल के चेक कर लेना चाहिए एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट, और गोडाउन्स जो है वो बैंक का ब्रांच का रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर भी विजिट करता रहे इन एडिशन टू द इंस्पेक्टर ऑफ द बैंक। ओके, SSC, CDCS, SSC, और SSC वाला क्या है बेटा, SSC वाला सिक्योरिटी और कंटेंट ऑफ द पैकेज, सिक्योरिटी ओनरशिप, सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन, कंटेंट ऑफ द पैकेज। CDCS क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस, डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लाइंस और आपका सफिशिएंट मार्जिन। ओके, अच्छा जी, देन इसके बाद हमारे पास ड्राइंग पावर रजिस्टर है। ड्राइंग पावर रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, हर मंथ अपडेट होना चाहिए विद द रिकॉर्डेड टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज हाइपोथिकेटेड, राइट। तो हर महीने उसको हमने अपडेट करना है, एंड इट शुड बी चेक्ड बाय द ऑफिसर। देन आपके जो अकाउंट्स हैं वो ड्राइंग पावर और सैंक्शन लिमिट दोनों में होने चाहिए। जो अब ये सारे पुराने पड़े वो पॉइंट है ड्राइंग पावर में, मैंने आपको रिवाइज करा दिए थे। अगर कोई भी अकाउंट एक्सीड करता है सैंक्शन लिमिट या ड्राइंग पावर से, तो या वो अदरवाइज इरेगुलर है, तो इट शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी on a regular basis. Then review operation of each advance. Operation of each advance should be reviewed at least once a year and more frequent intervals in case of large advances. That's it मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, ये हमारा एडवांस का इंटरनल कंट्रोल कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ। CDCS तो क्रेडिट वर्दीनेस था, डॉक्यूमेंटेशन था, कंप्लाइंस था, सफिशिएंट मार्जिन था। SSC सिक्योरिटी ओनरशिप, सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन और कंटेंट्स ऑफ द पैकेज। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं है बेटा, उसके बाद तो बस ड्राइंग पावर लिमिट इरेगुलर अकाउंट रिव्यू, इसको आप ऐसे ही याद रखना नाम से, ड्राइंग पावर लिमिट इरेगुलर अकाउंट रिव्यू, ड्राइंग पावर रजिस्टर
मेंटेन रहना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए, अकाउंट्स लिमिट में रहने चाहिए, इरेगुलर अकाउंट्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट होने चाहिए, और हर एडवांस का ऑपरेशन साल में एक बार तो रिव्यू करना ही है, और अगर बड़े एडवांसेस हैं तो उसका इंटरवल हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। ओके, चलो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ड्राइंग पावर की बात हमारी हो गई है, अब चलेंगे ऑडिट ऑफ रेवेन्यू पे, सीधा पहाड़ों में आओ ले चलूं तुम्हें। आइए अब जल्दी से हम लोग करते हैं ऑडिट ऑफ रेवेन्यू आइटम्स, यानी कि इनकम का ऑडिट। बहुत आसान है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा मैं मार्क करा दूंगा आपको। सबसे पहले तो ये देख लिए कि बैंक की इनकम में जो है वो इंक्लूड क्या क्या होता है। तो सबसे ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़, बैंक कमाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने एडवांसेस पे, बिल्स पे, ऑब्वियसली डिस्काउंट के नाम से, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट, जो उसके बैलेंस है आरबीआई के साथ या और इंटर बैंक फंड्स जो उसके पास पड़े हैं, ये सारी चीज़ों से वो कमाता है इंटरेस्ट। अभी तक कुछ याद करने वाला नहीं, बस बैंक को इंटरेस्ट की इनकम बहुत मोटी होती है और इन सोर्सेज से होती है। और साथ साथ में और क्या हो सकता है, अदर इनकम। और अदर इनकम में क्या है ज़रा देख लेते हैं। अदर इनकम में हमारे पास आ जाएगा कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज। अब कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज में एक बार आप लोग बस रीड कर लीजिए क्या है। मैं आपको एक दो आइटम पढ़ा के दिखाता हूँ, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग फीस, रेंट ऑफ लेटिंग आउट ऑफ लॉकर्स, राइट, फी ऑन इंश्योरेंस रेफरल, कमीशन ऑन रेफरल ऑफ म्यूचुअल फंड क्लाइंट्स। ये बेसिक आइडिया है कि भाई ठीक है, बैंक इस तरीके से भी जो है वो पैसे कमाता है। एक बार मैं आपको आईसीआई का स्टडी मैट भी दिखा देता हूँ जल्दी से कि इन्होंने इस चीज़ को कैसे लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न बता दिया, यहाँ पे अदर इनकम बता दी, और पूरी अदर इनकम की जो है वो लिस्ट बनाते हुए चले गए। अदर इनकम की लिस्ट को आप एक बार रीड कर लेंगे तो बहुत है, और इसमें आपको ज़्यादा दिमाग जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। दो तीन मैंने रीड कर दी हैं, एक दो और रीड कर देता हूँ, जैसे कि लोन प्रोसेसिंग या सिंडिकेशन फीस, वो किसी का लोन जो है अप्रूव करा रहे हैं। इंश्योरेंस वाला मैंने पहले ही रीड कर दिया था। उसके बाद आपके पास हो सकता है प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड एटसेट्रा। तो एक बेसिक आइडिया ले लिए, ठीक है, बैंक की ये इनकम होती है। अब ऑडिटर की अप्रोच क्या होनी चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। सबसे पहली लाइन में तो बच्चों आप लोगों का दिल आ जाना चाहिए मेरे ऊपर, सच बता रहा हूँ, मेरे ऊपर। यू शुड फॉल इन लव विद मी। क्यों? याद करो बच्चों, आपको मैंने कितने अच्छे से पढ़ा रखा है भाई। हम लोग इनकम की ऑडिटिंग करने जा रहे हैं। अब वो बैंक हो चाहे भाई साहब दुनिया का कोई भी किसी भी तरह की एंटिटी हो, इनकम यानी कि हमारे लिए ये क्या है, हमारे लिए ये एक तरीके से ट्रांजैक्शन है। और जब ट्रांजैक्शन है तो ट्रांजैक्शन की जब हम ऑडिटिंग करते हैं तो हम लोग क्या चेक करेंगे, OCACC। OCACC अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप गड़बड़ में हैं, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा ना, इसका मतलब आपने इस पॉइंट का रट्टा मारा हुआ है, और रट्टा मारने से कुछ होना नहीं है। आप याद रखो भाई साहब, ऑडिटर का सबसे बड़ा कंसर्न होगा नंबर 1 कि भाई साहब अक्रेंस सही हुई या नहीं हुई, टुक प्लेस एंड प्रिटेंड टू द बैंक, इन दोनों से अक्रेंस चेक होती है। तो हर इनकम के लिए ऑडिटर ये चेक करेगा कि भैया एक्चुअली में ये इनकम हुई भी है और ये बैंक की ही हुई है। दूसरी चीज़, रेलेवेंट पीरियड की है या नहीं, यानी जिस पीरियड का ऑडिट हो रहा है उसकी है या नहीं, कट ऑफ की असर्शन यहाँ पे चेक हो गई। तीसरी चीज़, कोई अनरिकॉर्डेड इनकम तो नहीं है, या अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटनेस चेक हो गई। चौथी चीज़, एप्रोप्रिएट अमाउंट, दैट इज एक्यूरेसी। और पांचवी चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने खुद ही लिख दी, एंड इन करेक्ट अकाउंट, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो OCACC सबसे बड़ा कंसर्न होगा ऑडिटर का अपनी बैंक के ऑडिट की, बैंक के इनकम की ऑडिट करते समय। अब बच्चों ये जितने भी पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे ना, चिंता मत करो, मैं सब रिवाइज कराऊंगा, लेकिन ये एग्जाम में कैसे आएंगे मुझे ऐसा लगता है MCQ या करेक्ट इनकरेक्ट की फॉर्मेट में आ सकते हैं। इसमें से एक आधा टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको जो है वो डिटेल में पूछ सकते हैं, वो हम डिटेल में भी कर लेंगे। तो आइए ज़रा जल्दी से देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले ज़रा इधर देखिए कि भाई आरबीआई की क्या डायरेक्शन है एक्रूवल और रिसिप्ट बेसिस को लेके। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपकी कोई भी ऐसी इनकम है जो 1% ऑफ द टोटल इनकम से एक्सीड करती है ग्रॉस बेसिस पे, या फिर नेट बेसिस पे 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट को एक्सीड करती है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस को। तो बेसिकली कोई भी इनकम जो 1% एक्सीड करती है ग्रॉस बेसिस पे हम टोटल इनकम का 1% देखेंगे, नेट बेसिस पे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस का 1% देखेंगे। तो हमने उस इनकम को जो है वो रिकग्नाइज करना है कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्रूवल। बाकी जो इनकम है वो रिसीव्ड के बेसिस पे भी बैंक रिकग्नाइज कर सकते हैं और ऑडिटर इस बात को लेकर क्वालिफाई नहीं करेगा। अब देखिए इसमें से आपसे करेक्ट इनकरेक्ट या फिर MCQ बना के पूछ सकते हैं, तो इसलिए ये बातें आपको पढ़ाना ज़रूरी है। NPA की अगर मैं बात करता हूँ तो NPA पे आपको कोई भी इनकम जो है वो ऐसे रिकग्नाइज नहीं करनी है जब तक वो रियलाइज ना हो जाए, और ये गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट्स पे भी एप्लीकेबल है। अगेन गाइस, ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे MCQ या करेक्ट इनकरेक्ट के फॉर्म में पूछ लेंगे। नाउ एडवांस अगेंस्ट सिक्योरिटी के केस में क्या करना है, हम इनकी इनकम को तभी हम लोग अकाउंट करेंगे, हम इनकी इनकम को तभी रिकग्नाइज करेंगे जब सर एडिक्वेट मार्जिन जो है वो अवेलेबल है अकाउंट्स में।
और एडवांस अगेंस्ट सिक्योरिटी मतलब आपके पास कोई टर्म डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट है, आपने किसी के एनएससी लेके उसको लोन दिया है बैंक ने, इंदिरा विकास पत्र के अगेंस्ट के साथ, किसान विकास पत्र के अगेंस्ट, लाइफ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट अगर आपने लोन दिया है तो याद रखिए आपकी इनकम तभी रिकग्नाइज होगी जब आपके पास एडिक्वेट मार्जिन जो है वो अवेलेबल है। ये सारी बातें बच्चों करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू बिल्स परचेज। बिल्स परचेज के इनकम के केस में अपने बस एक बात ध्यान रखनी है, जितने भी बिल्स परचेज आउटस्टैंडिंग है एट द क्लोज ऑफ द ईयर, ये आपका ईयर, यहाँ पे आपके पास जितने भी बिल्स परचेज आउटस्टैंडिंग है उनके इंटरेस्ट को आपने प्रॉपरली डिवाइड करना है, प्रॉपरली प्रोपोर्शनेट करना है हर अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। अब एक बात और याद रखिएगा, जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है जो बैंक बेसिकली दे रहा है ऑन री डिस्काउंट ऑफ बिल दूसरे बैंक्स को या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, हमने उसे नेट ऑफ नहीं करना है, इज नॉट टू बी नेटेड ऑफ फ्रॉम द डिस्काउंट अर्न ऑन बिल्स डिस्काउंटेड। यानी कि आप अपनी इनकम पहले प्रॉपर दिखाएंगे और उसके बाद उसे एक्सपेंस को अलग से लिखेंगे, आप नेट ऑफ करके जो है उसे नहीं दिखाएंगे। आइए अब बात करते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन की। अब बिल्स फॉर कलेक्शन को लेकर इन्होंने क्या बात बोली है, इन्होंने बहुत सिंपल सी बात बोली है कि भैया ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि हम पार्टी को क्रेडिट कब करते हैं। मान लो ये बैंक है, बैंक को ए ने अपना बिल दिया कलेक्शन के लिए, तो बैंक ए को कब क्रेडिट करता है, ऑडिटर को जो है वो प्रोसीजर को एग्जामिन करना चाहिए। जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि जब बिल एक्चुअली में कलेक्ट हो जाता है तभी जो है हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, राइट। और कमीशन ऑफ द ब्रांच बिकम्स ड्यू ओनली व्हेन द बिल हैज बीन कलेक्टेड। अब देखिए इसमें से क्या पूछ लेंगे आपसे, वो इसमें से क्या पूछ क्या लेंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मित्रों आपसे वो पूछ सकते हैं कि बता दो कि भाई जनरली स्पीकिंग हम पार्टी को क्रेडिट कब करते हैं, तो आप बोलोगे साहब तभी करते हैं जब जो है एक्चुअल कलेक्शन हो जाती है। बैंक अपनी कमीशन कब रिकग्नाइज करता है, तभी करते हैं जब भाई साहब बिल एक्चुअली कलेक्ट हो जाता है। अब इसमें एमसीक्यू ही बन सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट इनकरेक्ट बन सकता है और कुछ नहीं बन सकता है। चलिए हाँ, अगर इनको कंबाइन करके बोले कि बताओ भाई ऑडिटर जो है बैंक की इस वाले इनकम के पार्ट में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेगा, तो आपको बस ये एक हेडिंग, ये इसका पॉइंट, दूसरी हेडिंग इसका पॉइंट, तीसरी हेडिंग इसका पॉइंट, ये लिख के जो है वो आने पड़ेंगे, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ बच्चों, और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, रीस्केड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेट्स। अच्छा जी, रीस्केड्यूलिंग क्या होता है भाई साहब, आपने किसी को लोन दिया था, वो पुराना लोन जो है रीपे नहीं कर पा रहा है, आपने उसका लोन अब क्या कर दिया है, रीस्केड्यूल कर दिया है। अब यहाँ पे आपको सिंपल से एक बात याद रखनी है कि भाई साहब जो भी आपका डेट जो है वो रीस्केड्यूल हुआ है, उससे जो आपने फीस और कमीशन अर्न करी है वो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो भी मान लीजिए आपने जो है रीनेगोशिएशन जो है वो करी थी 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, तो आपने उसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिकग्नाइज करना। और मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, मैं इसमें से कुछ बातों से अग्री नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी भाई चुपचाप से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आईसीएआई के स्टडी मैट में लिखा है, और जो आईसीएआई के स्टडी मैट में लिखा है वही आपके जो है सजेस्टेड आंसर्स में लिखा आएगा, उसी के बेसिस पे आपकी मार्किंग स्कीम बनेगी और उसी के बेसिस पे आपका पेपर चेक होगा। तो कभी कभी खून का घूंट जो है ना वो पीना पड़ता है, तो चलो पी लेते हैं भाई साहब। तो याद रखिए फीस और कमीशन जो आपका रीनेगोशिएटेड डेट्स हैं उसके, उनको आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय द रीनेगोशिएटेड और री स्केड्यूल एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट, यानी कि जिस टाइम के लिए वो रीस्केड्यूल हुए हैं उस टाइम तक आप लोग आराम से रिकग्नाइज करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट अर्न किया है, कायदे से यहाँ पे इंटरेस्ट भी होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है आईसीएआई ने नहीं लिखा है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिखा है। एनीवेज, तो जो इंटरेस्ट है उसको हम टेस्ट चेक कर लेंगे, रीनेगोशिएटेड वाला जो रीनेगोशिएटेड वाले डेट्स हैं उसके इंटरेस्ट को हम लोग टेस्ट चेक कर लेंगे कि वो कैसे रिकग्नाइज हो रहा है। जो रीनेगोशिएटेड वाले डेट्स हैं उस पर जो फीस एंड कमीशन है उसको हम लोग टेस्ट चेक कर लेंगे, यानी सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर लेंगे कि भाई ये जो है कैसे रिकग्नाइज हो रहा है, राइट। तो रीनेगोशिएटिंग में रीनेगोशिएबल जो रीनेगोशिएशन हुई है बेसिकली आउटस्टैंडिंग डेट की, उसमें इतना ही पॉइंट। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे और वो है रिवर्सल ऑफ इनकम। इसे मार्क कर लो भाई साहब, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ये आपसे एक 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। पहले एक बार यहाँ तक की सारी बातें आपको रिवाइज करा दूँ तो देखिए हमारी इनकम को लेकर क्या अप्रोच होने वाली है। सबसे पहले तो हम लोग इनकम को लेकर ये अप्रोच रखेंगे कि भाई साहब हम लोग अपनी सारी असर्शंस को कंसर्न में रखते हुए चेकिंग करेंगे, यानी OCACC अक्रेंस देखेंगे कि भाई साहब एक्चुअली में वो ट्रांजेक्शन हुई है नहीं हुई है तो बैंक की है या नहीं है। उसके बाद हम लोग कंप्लीटनेस देखेंगे कि कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग जो है एक्यूरेसी देखेंगे, यानी कि अप्रोप्रिएट अमाउंट पे रिपोर्ट हुई है या नहीं हुई है। फिर उसके बाद हम लोग जो है कट ऑफ देखेंगे, यानी कि रिलेवेंट पीरियड में रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे करेक्ट अकाउंट, यानी कि हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन प्रॉपर्ली हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद हम लोगों ने ध्यान रखना है कि भाई साहब आरबीआई ने गाइडलाइन दे रखी है, गाइडलाइन क्या है कि कोई भी इनकम अगर ग्रॉस बेसिस पे 1% एक्सीड करती है टोटल इनकम की, या फिर नेट बेसिस पे 1% से एक्सीड करती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की, तो उसे हमने एक्रूअल बेसिस पे रिकग्नाइज कर लेना है। बाकी सारी इनकम को रिसीविंग बेसिस पे भी रिकग्नाइज
रिकग्नाइज किया जा सकता है, और उसके वजह से ऑडिटर जो है वो एनपीए ऑडिटर जो है वो आपका रिपोर्ट जो है क्वालिफाई नहीं करेगा। एनपीए की अगर बात करता हूं तो याद रखिए, एनपीए पे इनकम तब तक रिकग्नाइज नहीं होती जब तक वो एक्चुअली रियलाइज ना हो जाए, चाहे वो गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट ही क्यों ना हो। एडवांस अगेंस्ट सिक्योरिटी की बात करता हूं, जहां पे अपने पॉलिसी के अगेंस्ट, एफडी के अगेंस्ट, एनएससी के अगेंस्ट, आईवीपी के अगेंस्ट या फिर केवीपी के अगेंस्ट आपने कोई लोन ले रखा है, यानी बैंक ने लोन दे रखा है, तो तभी इनकम रिकग्नाइज हो सकती है जब एडिक्वेट मार्जिन हो, यानी एडिक्वेट मार्जिन नहीं होगा तो इनकम रिकग्नाइज नहीं होगी। बिल्स परचेज की अगर बात करता हूं तो बिल्स परचेज जो हमारे आउटस्टैंडिंग है एट दी क्लोज ऑफ द ईयर, उसका जो हमारी इनकम बनती है वो अप्रोप्रिएटली हमें जो है वो डिवाइड कर देनी चाहिए बिटवीन डिफरेंट ईयर्स। इंटरेस्ट की अगर मैं इस पर बात करता हूं तो इंटरेस्ट कंपोनेंट जो हम पे करते हैं किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रीडिस्काउंटिंग के लिए, हमें वो नेट ऑफ करके नहीं दिखाना चाहिए, हमें अपनी ग्रॉस इनकम दिखानी चाहिए। बैंक्स की बात कर रहा हूं। बिल्स व कलेक्शन की बात करता हूं तो बहुत सिंपल है। बिल्स व कलेक्शन पे तो ये देखना है कि भाई साहब प्रोसीजर ऑफ क्रेडिटिंग दी पार्टी क्या है। जनरली स्पीकिंग हम लोग पार्टी के अकाउंट को तभी क्रेडिट करते हैं जब बिल एक्चुअली में कलेक्ट हो जाए। हम लोगों को अपनी इनकम भी तभी रिकग्नाइज करनी चाहिए जब बिल एक्चुअली में कलेक्ट हो जाए। आ जाओ, इसके बाद चलते हैं आगे। देन रीस्केड्यूलिंग ऑफ डेट पे हमने चर्चा कर ही ली कि भाई साहब अगर आपने डेट्स की रीस्केड्यूलिंग करी है तो उसकी जो इनकम है वो हम लोग एकदम से रिकग्नाइज नहीं कर लेंगे, वो हम लोग रिकग्नाइज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर्ड बाय दी रीनेगोशिएटेड और रीस्केड्यूल्ड एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। ओके, इसमें हम लोग कुछ इंटरेस्ट के आइटम्स को उठा के टेस्ट चेक कर लेंगे, और बाकी जो फीस कमीशन वगैरह हमने कमाई है डिफरेंट रीनेगोशिएशन से, उसको हम लोग टेस्ट चेक कर लेंगे। देन हम आ गए हैं सर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो क्या है, वो है रिवर्सल ऑफ इनकम। और रिवर्सल ऑफ इनकम में क्या है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत सिंपल सी बात है रिवर्सल में। देखिए, अगर कोई आपका एडवांस जो है इंक्लूडिंग बिल परचेज वो एनपीए बन जाता है एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर, तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी आपने उसका इंटरेस्ट एक्रू किया था और क्रेडिट कर दिया था इनकम अकाउंट में, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका कोई भी अकाउंट एनपीए बन जाता है एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर, तो आपने उसका कोई भी इंटरेस्ट जो है आपने अगर एक्रू करके अपने पीएनएल में डाल दिया था, अर्न करके आपने उसको वहाँ पे दिखा दिया था, क्रेडिट कर दिया था, एक्रू हो गया था और आपने क्रेडिट कर दिया था, तो आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा किसी भी हाल में, राइट। और याद रखिएगा रिवर्सल कब हो रहा है, ऑब्वियसली जब वो रियलाइज नहीं हुआ और एक गवर्नमेंट गारंटेड अकाउंट पे भी लगेगा। पहली लाइन आप यही लिख के आएंगे रिवर्सल ऑफ इनकम को लेके कि कोई एडवांस था, एनपीए बन गया, तो आपका कोई भी इंटरेस्ट जो आपने एक्रू करा था और क्रेडिट कर लिया था और वो रियलाइज नहीं हुआ था, तो आपने उसको रिवर्स करना ही करना है। इसी के साथ अब जरा ध्यान से देखिए, आपका एनपीए क्लोज ऑफ एनी ईयर पे हुआ तो हमने ठीक है जी, पहले ही हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली। लेकिन आपका एनपीए क्लोज ऑफ प्रीवियस ईयर पे नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है क्या हुआ, उसके बाद वो आपका एसेट पहले क्लोज ऑफ ईयर पे एनपीए नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है आपका एसेट एनपीए हुआ। आप ऐसा समझिए कि ये 2 पीरियड हैं और इस पीरियड में आपका एसेट जो है एनपीए हुआ। अब आपने प्रीवियस पीरियड में अगर कोई इसकी इनकम एक्रू करके क्रेडिट कर रखी थी और अभी तक रियलाइज नहीं हुई थी, तो आपको उसको जो है वो राइट ऑफ करना पड़ेगा। मैं फिर से बोलता हूं, आपका एनपीए इस पीरियड के अंदर हुआ और आपने उस एनपीए की कुछ इनकम पुराने पीरियड के अंदर जो है एक्रू करके क्रेडिट कर रखी थी, तो आपको वो इनकम जो है अब क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी, अगर वो अभी तक रियलाइज नहीं थी। और बस एक लाइन आपने और ध्यान रखनी है रिवर्सल ऑफ इनकम के केस में, और वो क्या लाइन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो लाइन ये है मित्रों कि ध्यान रखना है कि कहीं लार्ज डेबिट्स तो नहीं आ रहे हैं इंटरेस्ट इनकम को। बेसिकली बैंक अपनी इनकम जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कस्टमर के अकाउंट में अनएक्सप्लेन्ड डेबिट्स तो नहीं दिख रहे, राइट। तो अनएक्सप्लेन्ड लार्ज डेबिट्स है तो ऑडिटर को ये भी चेक करना है, और साथ में ये देखना है कि भाई साहब क्या कस्टमर की तरफ से कोई कम्युनिकेशन है पॉइंटिंग आउट द डिफरेंस इन इंटरेस्ट चार्ज एंड वेदर एप्रोप्रिएट एक्शन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड। तो बेसिकली यहाँ पे ऑडिटर को ये ध्यान रखना है कि भाई जबरदस्ती कोई लार्ज डेबिट्स तो नहीं आ रहे हैं, मतलब कस्टमर से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं लिया जा रहा है, और कस्टमर इसको लेके अगर कोई कम्युनिकेशन करता है तो साथ साथ में क्या करना है, वो कम्युनिकेशन किया था या नहीं किया था ये पता लगाना है, और साथ में ये भी पता लगाना है कि मित्रों, दोस्तों, भाइयों बहनों, उस कम्युनिकेशन पे एप्रोप्रिएट एक्शन क्या हुआ। चलिए आ जाइए, अब बात करते हैं कि जो लीज्ड एसेट से बेसिकली अपने लीज एसेट्स हैं उस पे इनकम जो है उसको कैसे रिकग्नाइज करना है, या उसको ऑडिट कैसे करना है। तो कुछ खास नहीं लिखा है इसमें, सेम वही बात है कि भाई साहब जो अक्रू और क्रेडिट कर दिया था आपने, आपका जो कंपोनेंट था फाइनेंस इनकम का, वो आपने अक्रू और क्रेडिट कर दिया था टू द इनकम अकाउंट बिफोर द एसेट बिकम एनपीए, और वो अभी तक रियलाइज नहीं है तो उसको आपने रिवर्स कर देना, दैट्स इट। बस सेम बात जो अभी तक हम पढ़ते हैं वही यहाँ पे एप्लीकेबल है कि अगर आपको इनकम एक्रू हुई थी, आपने क्रेडिट कर दी थी, लेकिन एसेट जो है वो एनपीए बन गया है और अब वो आपको अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ है, तो आपको भाई अब उसे क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। चलिए अब बात करते हैं एक और ब्लंडर की बोल रहा हूँ ऑनेस्टली भाई, इसके मैं कुछ नहीं बोलता, बस यही है भाई
जो लिखा है वो पढ़ लेंगे, आईसीआई से लड़ाई नहीं करेंगे। टेक आउट फाइनेंस क्या होता है? टेक आउट फाइनेंस एक बड़ा लोन होता है जो आप लेते हैं एक छोटे लोन को रीपे करने के लिए। एक छोटी अवधि के छोटे लोन को रीपे करने के लिए आप एक बड़ी अवधि का लोन ले लेते हैं कम इंटरेस्ट पे, उसे बोलते हैं टेक आउट फाइनेंस। बहुत सिंपल भाषा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब यहाँ पे टेक आउट फाइनेंस पे आपने करना क्या है, टेक आउट लोन्स पे आपने करना क्या है? तो ऑडिटर ने सिर्फ यही काम करना है कि भाई साहब अगर उसे रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी देख के पता चलता है कि अकाउंट जो है वो एनपीए क्लासिफाई हो चुका है, तो अब बैंक को उससे इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करनी चाहिए अनलेस रियलाइज्ड। हाँ जी, अनलेस रियलाइज्ड, दैट्स इट। इसके बारे में बच्चों, टेक आउट फाइनेंस के बारे में मैंने क्लास में चर्चा करी थी कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम से पहले मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए कि अगर रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस पे ये पता लगता है कि भाई साहब बैंक ने जो है इसको एनपीए घोषित कर दिया है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इससे कोई भी इनकम रिकग्नाइज नहीं करनी है जब तक रियलाइज ना हो जाए, दैट्स इट। बाकी ये सारी बातें सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी हुई हैं। आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, क्लास में डिस्कशन जो हुआ था उसे याद कर लीजिएगा। लीजिए सर लीजिए। अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? अब हम लोग बात करेंगे इनकम रिकग्निशन ऑन पार्शियल रिकवरीज इन एनपीए। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द टॉपिक ऑफ द ऑडिट ऑफ इनकम इज कंसर्न, तो इसको बहुत अच्छे से मेरे साथ याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि भाई साहब इंटरेस्ट रियलाइज होगा तभी हम लोग जो है उसको इनकम मानेंगे, चाहे वो पार्टली रियलाइज हो चाहे फुली रियलाइज हो, रियलाइज होना जरूरी है। और एक बात और ध्यान रखनी है कि भैया उस इंटरेस्ट की पेमेंट हमारे द्वारा दोबारा दिए गई क्रेडिट फैसिलिटी से नहीं होनी चाहिए। मतलब एक ने आपको इंटरेस्ट देना था, आपने उसे लोन दिया और फिर वो आपको इंटरेस्ट की भी रीपेमेंट कर रहा है। अरे नलायको, इस वाले लोन का क्या होगा, इस वाले इंटरेस्ट का क्या होगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो रियलाइज तभी होगा, सॉरी रिकग्नाइज तभी होगा जब रियलाइज हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखनी है कि भाई साहब वो हमारे द्वारा दिए गई फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी से नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि भाई साहब जब एनपीए से पैसा रियलाइज होगा तो उसे अप्रोप्रिएट कैसे करेंगे? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, इसको प्लीज ध्यान में रखिएगा कि उसकी अप्रोप्रिएशन कैसे होगी। तो अगर कोई क्लियर एग्रीमेंट नहीं है बैंक और बोरोवर के बेस में, तो बैंक और बोरोवर के बीच में, तो क्या करेंगे, बैंक को एक अकाउंटिंग पॉलिसी अपना यूज करनी है उसके अप्रोप्रिएशन के लिए जो इंटरेस्ट रियलाइज हो रहा है एनपीए से, और साथ साथ में उसे यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट मैनर में लगाना है, राइट। तो अपनी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी वो फॉलो करना चाहे कर ले, बस यूनिफॉर्मली और कंसिस्टेंट मैनर में जो है फिर वो अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई होनी चाहिए। यानी कि अब सारे एनपीए से जब भी इनकम रिकवर होगी तो उसी पॉलिसी से जो है अप्रोप्रिएशन किया जाए अमाउंट रिकवर्ड का। बेसिकली अप्रोप्रिएशन क्या है कि भाई साहब आपको एनपीए ने पैसा दिया, वो प्रिंसिपल की तरफ लगाओगे या इंटरेस्ट की तरफ लगाओगे, इस पर चर्चा हो रही है। और साथ में AS9 का रेफरेंस दे दिया कि भाई साहब आप लोगों को क्या करना है, आपने इनकम तभी रिकग्नाइज करनी है जब रियलाइजेशन की क्या हो जाती है, सर्टेनिटी हो जाती है, दैट्स इट। तो ये 4 लाइनें बच्चों आपको दिला सकती 3 से 4 नंबर, तो इसको अच्छे से याद रखें। अब बात करते हैं मेमोरेंडम अकाउंट की। मेमोरेंडम अकाउंट क्या है? देखो भाई साहब जो आपके एनपीएस हो गए हैं, कमॉन, जो आपके एनपीएस हो गए हैं, अब आपने क्या करना है, आपने उन पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया था और रियलाइज नहीं किया था, आपने उनको क्या करना था, रिवर्स करना था, राइट। और साथ साथ में आपने उनसे फर्दर जो आपका इंटरेस्ट बनता था उसने आपने उसको जो है अकाउंट फॉर नहीं करने का है। ऐसा ही होता है ना एनपीए। लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे, ऐसे अकाउंट्स का जो इंटरेस्ट है आप उसकी रिकॉर्डिंग करते रहेंगे। कंटिन्यू टू रिकॉर्ड सच एक्रूड इंटरेस्ट इन मेमोरेंडम अकाउंट। बस इतनी बात याद रखिएगा। देखिए आपका एनपीए हुआ, आपके एनपीए पे जो भी अमाउंट जो है एक्रूड था और क्रेडिट था, आप उसको रिवर्स करेंगे पीएनएल को डेबिट करके, और आगे से उसके इंटरेस्ट को आप लोग क्रेडिट करना बंद कर देंगे अपने पीएनएल में। लेकिन फिर भी आप एक मेमोरेंडम अकाउंट खोलते हैं और आप द बैंक शुड कंटिन्यू टू रिकॉर्ड सच एक्रूड इंटरेस्ट, जो एक्चुअली में वो अपने पीएनएल में नहीं दिखा रहा लेकिन वो उसे मेमोरेंडम अकाउंट में रिकॉर्ड करता रहेगा। और याद रखिएगा जब ग्रॉस एडवांसेस की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो ये मेमोरेंडम अकाउंट वाला जो इंटरेस्ट है इसको हम लोग टेक अकाउंट फॉर नहीं करते, यानी हम उसको जो है ग्रॉस एडवांस के अंदर ऐड बेसिकली नहीं करते। अब चलते हैं आखिरी चरण में, और वो क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो लीजिए इनकम से, इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, आपको प्रॉफिट हो सकता है, या फिर साथ साथ में आपको रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो उसकी वजह से आपको प्रॉफिट या लॉस जो है वो अपना बुक करना पड़ सकता है। अब इसमें एज सच कोई ऑडिटिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया है आईसीआई ने, बस बताया है कि इंटरेस्ट इनकम और इन्वेस्टमेंट कहाँ से होती है। तो बेसिकली आपके पास जो बैंक के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बॉन्ड है, डिबेंचर है, या फिर कोई और इन्वेस्टमेंट है, अदर इन्वेस्टमेंट, राइट, तो वहाँ से जो है जो भी इनकम होगी वो हमारी होगी इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई इनकम आपने अर्न किया बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरीज एंड जॉइंट वेंचर्स, तो उसको हम लोग अलग से रिकग्नाइज करते हैं, उसे हम इंटरेस्ट इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मानते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपने जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ली है, बॉन्ड लिए हैं, जो आपके पास डिबेंचर्स हैं किसी कंपनी के, या कोई और इन्वेस्टमेंट है जिसपे आपको इंटरेस्ट डिविडेंड आ रहा है, वो इंटरेस्ट इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा।
लेकिन आपकी कोई सब्सिडी है या आपका कोई जॉइंट वेंचर है इंडिया में या इंडिया के बाहर, वहाँ पे अगर आपको इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं या वहाँ से आपको डिविडेंड अर्न कर रहे हैं, तो वो हम लोग सेपरेटली दिखाते हैं, उसे हम लोग एज एन इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू और करेक्ट इनकरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। देन बात करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो भाई साहब ये बेसिकली आपके बैंकिंग एक्टिविटी में हुई है, तो इसको हम लोग P&L अकाउंट में ले जाते हैं। फिर बात करते हैं प्रॉफिट एंड सेल ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली आरबीआई ने गाइडलाइन इशू कर रखी है कि आपको इन्वेस्टमेंट जो है पीरियोडिकल इंटरवल्स पे रीवैल्यू करते रहनी है, और कोई भी डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होगी तो उसको हमने रिकग्नाइज कर लेना है P&L अकाउंट में। हाँ जी, उसको हमने रिकग्नाइज कर लेना है P&L अकाउंट में। अब करेंगे हम लोग एक्सपेंसेस की बात। आइए अब जल्दी से एक्सपेंस का ऑडिट कैसे होता है बैंक के केस में उसके रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 ब्रॉड हेड्स में जो है एक्सपेंस दिखाने होते हैं। नंबर 1 ऑब्वियसली सबसे पहला इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर प्रोविजन एंड कंटिंजेंसीज। इन दोनों के मैं आपको शॉर्ट कोड ही बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई साहब इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो है वो ऑडिट कैसे किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट के ऑडिटिंग में रीजनेबलनेस देखते हैं। रीजनेबलनेस मतलब कि भाई ये जो इंटरेस्ट दिख रहा है ये बैंक के हालात के हिसाब से, बैंक जो बाकी चीज़ें बता रहा है उसके हिसाब से सही भी है नहीं। अब ये हम कैसे करेंगे, हम एनालाइज करेंगे रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेड को डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट एंड बोरोइंग से। एक सिंपल सी बात बोलूँ, एक मोटी मोटी बात बोलूँ, भाई 1000 करोड़ के जो हैं आपने एफडीज ले रखे हैं और 8% का इंटरेस्ट है, मोटी मोटी बात, तो आप एक रीजनेबल अमाउंट निकाल सकते हो ना, इंटरेस्ट पेड कितना होगा। ठीक है, ऊपर नीचे होता रहता है रेट, लेकिन एक रीजनेबल अमाउंट तो आप निकाल सकते हो कि नहीं। तो वही आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने इंटरेस्ट की रीजनेबलनेस चेक करनी है। कैसे, एनालाइज करके कि भाई इंटरेस्ट का रेशियो ऑफ इंटरेस्ट पेड को हम डिपॉजिट और बोरिंग्स के साथ जो है मैच करके देखने की कोशिश करने वाले हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, और ऑब्वियसली बात है हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर तो होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज क्वांटम ऑफ रिस्पेक्टिव लाइबिलिटीज के साथ जो है उसकी कैलकुलेशन करके देखेंगे। वैसे तो इतना पॉइंट ही बहुत है, बट आगे भी आप लोगों को बता दूं कि भाई इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा। ऑडिटर जो है डिफरेंट टाइप के डिपॉजिट्स की आउटस्टैंडिंग मांग लेगा बैंक से। इससे बेसिकली ऑडिटर को अगेन रीजनेबलनेस जानने में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। और बस यहाँ पे आ जाइए सीधा, और अगर कोई मटेरियल डिफरेंस मिलता है तो भाई से उसको फर्दर इंक्वायर करेगा। बेसिकली आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑडिटर ने क्या लगाया है, यहाँ पे ऑडिटर ने इंटरेस्ट के खर्चे पे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया है, रीजनेबल टेस्ट किया है, रीजनेबलनेस टेस्ट किया है। और अगर वो रीजनेबल नहीं है तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर उन मटेरियल डिफरेंसेस को फर्दर इंक्वायर करेगा। और जब कुछ ना मिले, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, तो भाई साहब प्रीवियस ईयर के इंटरेस्ट से कंपेयर करेंगे। और कुछ ना मिले, अगर आप ध्यान से देखें तो एनालिटिकल प्रोसीजर जब हम एसए नंबर 520 पढ़ते हैं तो उसके अंदर यही सारी बातें तो लिखी होती हैं। रीजनेबलनेस चेक करो, प्रीवियस ईयर से चेक करो, बजट के साथ चेक करो। यहाँ से ऑडिटर को जो है बहुत सारे पॉइंटर्स मिल सकते हैं, और इनमें से किसी में भी अगर मटेरियल डिफरेंस आएगा तो वो फिर उसको आगे क्या करेगा, एनालाइज करेगा। और जब आप बजट के साथ चेक कर रहे होंगे तो ऑडिटर एक चीज़ और जानना चाहेगा कि भैया आपका एक्चुअली में बजटिंग का प्रोसेस है क्या। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने बजटिंग का प्रोसेस ही ऐसा खूंखार बना रखा है जिसके चलते जो है बहुत ज़्यादा आपकी कैलकुलेशंस गलत, मतलब आप बजट ही ऐसा बनाते हो कि भाई साहब उससे आप लोगों को आगे गलती करने का मौका मिले। बजट का बेसिस क्या है ये भी ऑडिटर जो है वहाँ पे क्या करेगा, चेक कर लेगा। ओके, अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें ये सारी की सारी बातें सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर की हो गई ना, एनालिटिकल प्रोसीजर की हो गई। और अब हम करेंगे टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल में हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को वेरीफाई करने वाले हैं। अब हम ये क्या करेंगे, क्या हम सारे के सारे उठा लेंगे, नहीं, हम लोग ये टेस्ट चेक बेसिस पे करेंगे। टेस्ट चेक बोले तो हम लोग इसको सैम्पलिंग बेसिस पे जो है वो चेक करने वाले हैं। और इसमें जल्दी से 4 बातें आपको बता दूं, इसमें हम क्या चेक करेंगे कि एक तो भाई साहब सारे डिपॉजिट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, इंटरेस्ट की बेसिकली जो है लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज की गई है। इंटरेस्ट रेट एज पर दी रेगुलेशंस हैं, वो आरबीआई के हैं, इंटरनल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इंटरेस्ट अमाउंट जो क्रेडिट हुए हैं वो अगेन एज पर दी रूल्स हैं। और जो इंटर ब्रांच बैलेंस पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी अगेन एज पर दी रेट्स प्रिस्क्राइब बाय दी हेड ऑफिस और आरबीआई है। तो नंबर 1 इंटरेस्ट का प्रोविजन, इंटरेस्ट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल डिपॉजिट, इंटरेस्ट रेट एज पर रेगुलेशन, इंटरेस्ट अमाउंट क्रेडिट एज पर रूल्स, इंटर ब्रांच बैलेंस ट्रांसफर पे जो इंटरेस्ट है वो एज पर द रेट प्रिस्क्राइब बाय हेड ऑफिस और आरबीआई है। एक बात पे ऑडिटर और ध्यान रखेगा कि क्या इस ईयर में कोई भी इंटरेस्ट के रेट में चेंज आया है, जो भी टर्म डिपॉजिट हैं, सेविंग्स अकाउंट हैं, उनके जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई चेंज आया है क्या। तो एक हेडिंग हमारे पास होगी चेंज इन द इंटरेस्ट रेट। तो आपको इंटरेस्ट रेट का चेंज जो है वो असरटेन करना है, और इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक डॉक्यूमेंट होता है इंटरेस्ट रेट कार्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट का, आप जो है उसको ऑब्टेन कर लेंगे। इससे आपको इंटरेस्ट कॉस्ट को एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी।
एंड फाइनली हम लोग कंप्लीटनेस की असर्शन चेक करेंगे। कंप्लीटनेस की असर्शन क्या बोलती है कि देखो भाई साहब बहुत सिंपल सी बात है, जितना इंटरेस्ट का खर्चा था वो सारा का सारा रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो कंप्लीटनेस को यहाँ पे हम अपनी एक हेडिंग बना लेते हैं। पहले सारी हेडिंग याद कर लें जल्दी से। नंबर 1 हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 3 बातें तो कंप्लाइंस में निकाल दो, रीजनेबलनेस, प्रीवियस ईयर, बजट। उसके बाद क्या करोगे, सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव प्रोसेस में क्या होता है, वेरीफाई करेंगे भाई साहब, दब के वेरीफाई करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या इंटरेस्ट की बातें शुरू कर दो ना, वेरीफाई द इंटरेस्ट, चेंज इन इंटरेस्ट, एंड फाइनली हम लोग चेक करने वाले हैं क्या, कंप्लीटनेस। और कंप्लीटनेस में बस यही बात कि भाई साहब जो भी इंटरेस्ट है वो पूरे बोरिंग पोर्टफोलियो पे जो है वो एक्रू हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। क्योंकि एक्सपेंस है तो ऑब्वियसली हम लोग जो है बोरिंग पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। लीजिए ये हमारे पास हो गया सबसे पहला काम आपके एक्सपेंस का, वो था इंटरेस्ट एक्सपेंस। जान पे खेल के रिवीजन वीडियो बना रहा हूँ, एक मधुमक्खी घूम रही है भाई साहब रूम के अंदर, पहाड़ों में आया हूँ बट कोई बात नहीं। आइए अब देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ऑडिट जो है कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले तो हेडिंग देख लो, आईसी, ट्रेंड्स, एसएपी, एंड साथ में आप लोगों को देख रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड कैलकुलेशन। तो पहले तो ये 4 वर्ड दिमाग में डाल लो। कौन कौन से 4 वर्ड्स, आईसी, चेंजिंग ट्रेंड्स, एसएपी और आपके एक्सपेंसेस डॉक्यूमेंट और कैलकुलेशन से चेक करेंगे। अब देखो भाई बहुत सिंपल है, सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आईसी में हम लोग क्या चेक करें। तो आपने एक्सपेंस से रिलेटेड आईसी देखना, और एक्सपेंस से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट आईसी पता है कौन सा होता है, ऑथोराइजेशन प्रोसीजर। और आप एक बार आईसी चेक करते हो तो आप क्या डिटरमाइन करते हो, बचपन में सीख लिया था, नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, ओके। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। पहले आईसी के बाद क्या आता था, ट्रेंड। अब ट्रेंड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे भाई क्या कोई मेजर आइटम के ट्रेंड में बदलाव आ रहा है। ट्रेंड मतलब क्या होता है कि भाई साहब आप लोगों ने मेरे साथ चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ा हुआ है ट्रेंड के, नहीं जल्दी बता दो। ट्रेंड का वैसे तो सिंपल सा मीनिंग है क्या कि भाई साहब एक डायरेक्शन जिसमें कोई चीज़ मूव कर रही हो। अब ध्यान रखें कि हमें देखना है कि कहीं ट्रेंड में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, यानी कि एक एक्सपेंस आपका हर महीने जो हर साल जो है वो 25% से बढ़ता था, अचानक से इस बार 225% से बढ़ गया, तो चेंज इन ट्रेंड को ऑडिटर ध्यान रखेगा। फिर ऑडिटर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएगा। मेरे हिसाब से वो ट्रेंड वाली बात इसी के अंदर आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, रायता फैलाने की आदत है, फैला देते हैं भाई साहब। तो सबसे पहले आईसी देखा, फिर ट्रेंड देखा, फिर सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे। हम रेशियोज लगा के कोई अनयूजुअल फ्लक्चुएशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। रेशियो कैसे लगाएंगे, रेशियो हम देखेंगे इस खर्चे का विद रिस्पेक्ट टू हमारा टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रेशियो आ रहा है, इस खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या रेशियो आ रहा है, इस खर्चे का विद रिस्पेक्ट टू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर से क्या रेशियो आ रहा है। इस तरह के रेशियो दिखा के हम लोग क्या क्या लगा देंगे, क्या चेक कर लेंगे, सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और चौथी चीज़ जो हमने देखनी वो क्या, हम लोग भाई साहब खर्चों से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी कैलकुलेशंस हैं, हम उनको भी चेक करेंगे। अब इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का शॉर्ट कोड क्या है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का शॉर्ट कोड है, हाँ भाई तेरा ट्विटर अकाउंट है, जैसे कोई पूछे हाँ भाई तेरा ट्विटर अकाउंट है तो आप बोलना इट्स वेरीफाइड। बोलो बेटा क्या, इट्स वेरीफाइड। अब इट्स वेरीफाइड का मतलब क्या है, आई से आईसी, टी से ट्रेंड, एस से सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, और वी से क्या हो गया हमारे पास, वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स एंड कैलकुलेशन। और आपको पता भी है कि भाई ट्विटर वेरिफिकेशन के लिए तो एक्सपेंस लगते हैं, तो हाँ भाई तेरा ट्विटर अकाउंट है, हाँ भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंस किए थे, इट्स वेरीफाइड, ओके। चलो जी, तो ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी जो है रिवाइज हो गया कि कैसे ऑडिट करना है। आ जाओ जल्दी से, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई हम लोग प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज का ऑडिट जो है वो कैसे करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़, कीवर्ड्स मार्क कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा प्लीज़, कीवर्ड मार्क करते हुए चलिएगा। सबसे पहली चीज़ यही कि हम लोग देखेंगे कि बैंक के जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है प्रोविजन को लेके, उससे कंप्लाइंस किया है या नहीं किया है। अब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे होती है, बहुत सारे सर्कुलर्स आरबीआई निकालता है, उसके अंदर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके साथ कंप्लाइंस हो रही है या नहीं हो रही है बैंक्स की। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे इनकी कंप्यूटेशन। हम इनकी कंप्यूटेशन की क्या ऑप्टेन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग, कि भाई आपने प्रोविजन की कंप्यूटेशन की कैसे है, आपने क्लासिफिकेशन की कैसे है। बस एक ही बात याद रखिए, हम लोग ऑब्टेन करने वाले हैं कि बैंक प्रोविजन कैसे कंप्यूट करता है और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। बैंक प्रोविजन कैसे कंप्यूट करता है और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है। एक बार हमने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, अब हम लोग इनकी चेकिंग कर लेंगे सैम्पलिंग बेसिस पे। हम लोग क्या करेंगे, अब हम कोई भी एक आधा लोन उठाएंगे और उसको सैम्पलिंग बेसिस पे डिटेल में चेक करेंगे। हम बैंक से डिटेल्ड ब्रेकअप ले लेंगे कि आपने, आपके पास जो एसेट्स हैं, जो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनका हमें एक डिटेल्ड ब्रेकअप दीजिए।
ओके तो देखिए 3 पॉइंट कवर होते हैं। नंबर 1 पॉइंट कवर होता है कंप्लाइंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि सर्कुलर से कंप्लाई करते कि नहीं। हम कंप्यूटेशन और प्रोविजन और क्लासिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग लेंगे। हम क्लासिफिकेशन को सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर लेंगे। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, हम टैक्स प्रोविजन की कंप्यूटेशन चेक करेंगे। अब टैक्स प्रोविजन की कंप्यूटेशन हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो बैंक से बोलेंगे, बैंक यानी मैनेजमेंट लाओ ज़रा हमें टैक्स कंप्यूटेशन दो। उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, उसके बाद हम लोग बोलेंगे बैंक अब आप ये बताओ, हम ये चेक करेंगे कि बेसिकली कौन से आइटम्स जो हैं वो डेबिटेड हैं, कौन से आइटम्स जो हैं वो क्रेडिटेड हैं, और मतलब बेसिकली उसकी कंप्यूटेशन में आपने कौन कौन से आइटम्स को डेबिट और क्रेडिट किया है टैक्स की प्रोविजन की कंप्यूटेशन के लिए। दैट्स इट। तो ऑप्टेन टैक्स प्रोविजन कंप्यूटेशन फ्रॉम बैंक मैनेजमेंट एंड चेक कर लो भैया कौन से आइटम डेबिट क्रेडिट हुए हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब लास्ट में देखेंगे कि भाई साहब और बाकी जो खर्चे हुए हैं उनके लिए, उनके लिए जो आपने प्रोविजंस बनाए हैं अब हम उनकी चेकिंग करेंगे, राइट। अब उनकी चेकिंग का हमारा बेंचमार्क क्या रहेगा, हम देखेंगे कि भाई क्या उन प्रोविजंस की जरूरत थी और जो प्रोविजंस बने हैं वो एडिक्वेट है या नहीं है। और ये हम कैसे चेक करने वाले हैं, हम मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन कर लेंगे। लीजिए पूरा का पूरा आपका ऑडिट ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसी कंप्लीट हो गया। बहुत ही ज़्यादा आसान है मित्रों। सबसे पहले हमने कंप्लाइंस चेक करनी है। कंप्लाइंस किसके साथ, कि भाई साहब जो भी आपके प्रोविजन और प्रोविजंस को लेके कंप्लाइंस है सर्कुलर्स में वो आपने पूरी करी है नहीं। फिर हमने उस प्रोविजन की कंप्यूटेशन की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, क्लासिफिकेशन की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। फिर हमने क्लासिफिकेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है सैम्पलिंग बेसिस पे। फिर हमने टैक्स प्रोविजन की कंप्यूटेशन वेरीफाई करनी है, बेसिकली चेक करनी है। और फिर आपने कोई और खर्चों के लिए अगर प्रोविजंस बनाए हैं तो हम उन और खर्चों के लिए बनाए हुए प्रोविजंस को चेक करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि सर्कमस्टांसेस क्या थे और ये जो प्रोविजन बने हुए एडिक्वेट है या नहीं। ये हम कैसे चेक करेंगे, मैनेजमेंट के साथ बातचीत करके। ओके, अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट कोड दे दूं बेटा, ऑडिट ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसी याद रखें जीवन में। और मुझे प्लीज़ जज मत कीजिएगा इसके ऊपर, मैं सिर्फ याद कराने के लिए कर रहा हूँ। आपने अभी तक अगर मेरी क्लास देखी है तो आपको पता है कि हम लोग मेमोरी टेक्निक्स बनाते रहते हैं। ये लीजिए रिवीजन वीडियो में भी आपको मेमोरी टेक्निक दे रहा हूँ, और वो ये है बेटा, गर्लफ्रेंड की सहेली, ऑडिट ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। बेटा कंटीजेंसी क्या है, गर्लफ्रेंड की सहेली कंटीजेंसी तो है, अगर गर्लफ्रेंड चली गई तो हम फिर उसी से बात करेंगे, है ना। तो गर्लफ्रेंड की सहेली, तो गर्लफ्रेंड की सहेली से सबसे पहले कंप्लाइंस मतलब उसके साथ बना कर रखो। कंप्लाइंस मतलब गर्लफ्रेंड की सहेली के साथ बना कर रखो। नंबर 2, उसे समझो बेटा वो क्या चाहती है, राइट। नंबर थ्री आपने क्या करना है, सैम्पलिंग बेसिस पे कभी कभी उसके साथ फ्लर्ट भी कर लो। अब ये बातें सुन के अगर ये बातें सुन के तुमने मुझे जज किया तो भाई गड़बड़ कर रहे हो। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि यार आप लोगों को याद हो जाए, राइट। तो उससे बना कर रखो कंप्लाइंस, उसे समझो, अंडरस्टैंडिंग। फिर याद रखें सैम्पलिंग बेसिस बेटा फ्लर्ट भी कर लो, और उसके बाद वो जो भी लिख के दे उसको प्रॉपरली चेक करो, यानी उसकी कंप्यूटेशंस को चेक करो। और फाइनली बेटा सिर्फ एक ही थोड़ा ना प्रोविजन बनाना है, अदर प्रोविजंस भी तो बनाने हैं, है ना। चलिए, तो ये इसका शॉर्ट कोड भी हो गया, ये टॉपिक भी हमारा हो जाता है पूरा का पूरा रिवाइज।